दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 9th चैप्टर प्रगीत और समाज, जो लिखा गया है नंबर सी के द्वारा, उसी का प्रश्न और उत्तर, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम हमारे प्रश्न और उत्तर पर। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि प्रगीत को किस रूप में परिभाषित करेंगे। तो प्रगीत का मतलब मतलब एक ऐसा गीत जिसमें गायक अपनी खुद की कहानी प्रकट करे, उसे व्यक्त करे। एडानो ने लिखा है कि प्रगीत तत्वतः सामाजिक होता है। ओके, प्रगीत की पुकार का मर्म वही समझ सकता है जो उसकी आत्म प्रवक्ता में निहित मानवीयता की आवाज़ सुन पाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी लिखी गई ऐसी कविता जिसे कोई कवि अपना गीत के रूप में लिखे, अपने बारे में गीत के रूप में लिखे, उसी को कहा जाता है प्रगीत। और एडानो साहब ने बोला है कि प्रगीत को वही आदमी समझ सकता है जिसके अंदर उसकी आत्मा प्रकता में निहित मानवीयता की आवाज़ सुन पाता हो। ओके, तो चलिए ये था प्रगीत किसे कहते हैं, उसका आंसर। अगला प्रश्न है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन विक्टर कूजे ने 1818 ईस्वी में किया। इसके अनुसार कला का उद्देश्य किसी नैतिक या धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वयं अपने पूर्णता की तलाश है। कह रहे हैं विक्टर साहब कि कोई भी कला का खोज या कोई भी कला का सिद्धांत किसी भी आदमी को धार्मिक या नैतिक रूप से नहीं बनाता है, या धार्मिक या नैतिक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उस कला का तो उद्देश्य होता है उस मनुष्य को पूर्ण करना, उस मनुष्य की पूर्णता की तलाश करना। जैसे ही आदमी में कुछ कला आ जाता है, कुछ नया गुण आ जाता है, वो आदमी क्या होता है कि एकदम पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है, वो कुछ लायक हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कला का सिद्धांत। चलिए आगे इसका जानते हैं। कला सौंदर्य अनुभूति का वाहक है, इसलिए इसे उपयोगिता के कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिए। और जो कला है वो किसी भी आदमी की सौंदर्य को, आंतरिक सौंदर्य को बताती है, आंतरिक सौंदर्य का वाहक है, तो इसलिए इसको किसी उपयोगिता की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, समाज, नीति, धर्म, दर्शन आदि के नियमों का पालन कला की स्वच्छंद तथा स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति के बाधक होते हैं। और कोई भी कलाकार हो या कोई भी आदमी के अंदर कला हो, वो कला किसी भी सामाजिक नीतियाँ या धर्म दर्शन के नियमों का पालन नहीं करता है। वो अगर कोई आदमी में कला है तो उसके कला में बाधक समाज को नहीं बनना चाहिए, किसी धर्म को नहीं बनना चाहिए। ओके, तो ये था इसका कला का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या है। काव्य का मतलब होता है कविता। तो चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबोध काव्य ही है। और उनका जो रामचंद्र है, उनका भी काव्य का
सिद्धांत का आदर्श भी क्या है, प्रबोध काव्य ही है, क्योंकि प्रबोध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है और किसी भी मानव के जीवन के बारे में पूर्ण रूप से बताया जा सकता है तो प्रबंध काव्य में ही बताया जाता है। इसलिए प्रबंध काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी आदर्श कविताएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, वस्तुपरक नाटक धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक प्रगति और नाटक के धर्मी कविताओं की यथा व्यंजन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है कि वस्तु परक नाटक के धर्मी कविताओं से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी लंबी कविता से है जो एक कहानी के रूप में हो और उसका मंच एक नाटक के रूप में भी हो सके। कहने का मतलब कि जो वस्तु परक नाटक धर्मी कविता है उसका यह तात्पर्य है कि वो कविता कुछ लंबी हो, जैसे कि नॉर्मल कविता 1 पेज 1.5 पेज का होता है, तो वैसा नहीं, ये थोड़ी लंबी हो, 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज तक जा सके, वैसी कविता होनी चाहिए जो एक कहानी के रूप में हो और इस कहानी का उपयोग हम मंच पर नाटक के रूप में भी कर सके। ठीक, तो इसी को वास्तुपरक नाटक के धर्मी कविता कहते हैं। चलिए इसमें और बात है, साथ ही वह किसी विषय वस्तु पर बनी हो। आत्मपरक और नाटक के धर्मी कविता में मंच का मुख्य अंतर है और साथ ही वो जो कविता हो वो किसी वस्तु व्यक्ति विषय के आधार पर बना हो। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे रानी लक्ष्मीबाई का कविता, हर बोले बंदों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सब कविता लंबा था और इस कविता को किसी मंच पर नाटक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ओके, तो यही होता है आत्मपरक और नाट्य धर्मी कविता। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं कि त्रिलोचन और नागार्जुन के काव्य की विशेषताओं को बताते हुए नामवर सिंह जी ने कहा कि इनका काव्य चरित्र केंद्रित, लंबी, वर्णनात्मक और आत्मपरक है। कहते हैं कि नामवर सिंह की जो त्रिलोचन और नागार्जुन है, इनकी काव्य विशेषता का जो काव्य चरित्र केंद्रीय है वो लंबी, वर्णनात्मक है और आत्मपरक है, यानी इनकी जो कविता है प्रगीत है वो लंबी है। ओके, अब फिर आगे कहते हैं कि इसके काव्य में जीवन जगत और प्रकृति के अनेक रंग है। इनका काव्य सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है और जो त्रिलोचन और नागार्जुन की जो प्रगीतें हैं वो हमारे सामाजिक दुनिया है, इसमें भी एक अच्छे ध्वनि के रूप में उजागर हो रही है, जिसे अच्छे ध्वनि के रूप में गाया जा रहा है। तो ये त्रिलोचन और नागार्जुन का ही प्रगीत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिथ कथा में अतिक कथा से अधिक शक्ति होती है। सॉरी, यहाँ अमित होना चाहिए, अमित। ठीक, अमित कथा से अधिक शक्ति है, इसका क्या अर्थ है? तो चलिए बताते हैं हम। मिथ का अर्थ होता है कम। इसका अर्थ यह हुआ कि कम बोलने अथवा लिखने में कई बार ज़्यादा बोलने अथवा लिखने से ज़्यादा शक्ति होती है। कहने का मतलब कि मिथ कथा में अमित कथा से अधिक शक्ति होती। कहता है ना कि कभी कभी 1 पेज का बात लिख लेता है लेकिन कुछ भी बात में दम नहीं होता है, समझा नहीं जा सकता है। लेकिन मिथ कथा का मतलब थोड़ा लिखना। मिथ मतलब होता है कम। ओके, मिथ मतलब होता है कम। तो कभी कभी कम ही लिखना और ज़्यादा समझने वाला बात हो जाता है। तो वही है कि मिथ कथा अमित कथा से अधिक शक्तिशाली। ओके, तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता आलोचक ने बताए? जो आलोचक मतलब कि कोई भी चीज़ में उसकी आलोचना करना, उसमें खोट निकालना। तो हिंदी आधुनिक कविताओं की
की क्या विशेषताएं आलोचन ने बताई है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आधुनिक कविता की विशेषताओं को बताते हुए नामवर सिंह जी ने कहा कि आज के गीतों में भक्ति काव्य जैसा तन्मयता भले ना हो, किंतु आत्मीयता और एद्रियता कहीं अधिक है। कहने का मतलब नामवर सिंह का कि जो आज की कविता है उसमें भक्ति तो न मिलेगा, उसमें भक्ति न के बराबर मिलेगा, नम्यता न मिलेगा, लेकिन उसमें आत्मीयता और इंद्रियता अधिक मिलेगा, पहले की अपेक्षा अधिक मिलेगा। फिर नामवर जी कहते हैं कि आज के कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है और न बाहर यथार्थ का सामना करने में ही कोई हिचक। अंदर न तो किसी संगीत विश्व दृष्टि को मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में औंकने की हवस है। कहते हैं नामवर सिंह की जो हमारा आज का कवि लोग हैं उनको अपने अंदर झांकने में कोई संकोच न है और न ही बाहर के बाहर के समाज का सामना करने में कोई हिचक है। वो अपने अंदर कोई भी असंगीत विश्व दृष्टि को मजबूत खड़ा करने का जिद भी नहीं करते हैं और न ही बाहर कोई विराट पहाड़ के रूप में हवस रखते हैं कि नहीं ये चीज़ हमको कर जाना है, ऐसा कोई हवस नहीं है। ठीक, फिर आगे बोलते हैं कि बाहर छोटी घटना, स्थित वस्तु आदि पर नज़र है और कोशिश है कि उसे अर्थ देने की। और उनका जो आजकल के कवि उनका बाहरी दुनिया में छोटी घटनाओं, स्थितियों, वस्तुओं पर नज़र है और उनका कोशिश है कि अपने प्रगीतों में उसका अर्थ दे, उस बात को लिखे, उस बात की चर्चा करे। तो आज का ये 7 क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।